ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम हाजिर हैं आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। भ्रष्टाचार, कुशासन, घुसपैठ के खिलाफ चुनाव है। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव को भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ के खिलाफ चुनाव बताया है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के कुशासन से जनता त्रस्त है, शाह ने दावा किया और कहा कि हम बंगाल की विरासत को बचाएंगे, गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी, बंगाल से हम घुसपैठ को खत्म करेंगे। बड़ा हमला बोला है गृह मंत्री अमित शाह ने। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं अमित शाह और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे थोड़ी देर पहले उन्होंने की है और इसमें ममता बनर्जी पर चुन चुन करके हमला बोला है और कहा कि घुसपैठियों को एक एक करके बाहर निकालेंगे, पश्चिम बंगाल में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इसके अलावा दावा किया गृह मंत्री अमित शाह ने कि केंद्र की योजनाओं का लाभ बंगाल को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार उन योजनाओं का फायदा यहां की जनता को नहीं पहुंचने दे रही है। 2026 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, यह दावा किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। बंगाल में बीजेपी की जीत का मजबूत आधार है। उन्होंने आंकड़े भी बताए और बताया कि किस तरह से साल दर साल, चुनाव दर चुनाव बीजेपी यहां मजबूत होती गई है और प्रमुख विपक्षी पार्टी बनी है। जनाधार पार्टी का काफी मजबूत हुआ है और कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है बीजेपी। 2026 में बंगाल की जनता पार्टी को चुनेगी। बंगाल में घुसपैठियों को पनाह दे रही है ममता सरकार, यह दावा किया है अमित शाह ने। बॉर्डर पर बाड़बंदी के लिए जमीन नहीं दी। दरअसल विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल खड़े करती है कि गृह मंत्री अमित शाह हैं और ऐसे में अगर घुसपैठ होती है तो जो बीएसएफ है वो गृह मंत्रालय के अधीन है, ऐसे में अमित शाह को जवाब देना चाहिए। और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को लेकर के इन सवालों पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है और कहा है कि बाड़बंदी करने के लिए पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने जमीन नहीं दी। ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचा रही हैं, उनको पालती पोसती हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगे। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। क्या गुनाह किया है बंगाल के गरीबों ने? देश भर के गरीबों को 5 लाख तक की पूरे स्वास्थ्य की गारंटी मिल रही है। अरे कई राज्यों ने किया कि केंद्र 5 लाख दे रहा है, उन्होंने और 5 लाख जोड़ दिए। आप केंद्र के 5 लाख इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते हो कि नरेंद्र मोदी से आपको डर है। डर तो ठीक ही है क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में दिन प्रतिदिन बढ़ती है, मगर इसके कारण गरीबों का आप नुकसान कर रही हो। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर कर बैठी है। हर जगह बेटियां असुरक्षित हैं और ढेर सारे लोग और ढेर सारी माताएं बहनें ये अत्याचार से तंग आ चुकी है, असुरक्षा से तंग आ चुकी है। वो भी राह देख रही है कि कब वोट देने का अधिकार आए और हम ये निकम्मी तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटा दें और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले। उधर बंगाल में अमित शाह के कार्यक्रम से पहले मुर्शिदाबाद से कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की मुलाकात हुई है। राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी से अधीर रंजन चौधरी मिले हैं और मुलाकात के बाद अधीर रंजन चौधरी का बयान, बंगाल में प्रवासी मजदूरों पर अत्याचार का मुद्दा उन्होंने उठाया। प्रधानमंत्री ने मेरी बात का संज्ञान लिया। अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया, पीएम और मेरी मुलाकात के सियासी मायने नहीं है। अधीर रंजन चौधरी जो कभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, अब अपनी पार्टी में हाशिए पर हैं और ऐसे में अगर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है और वो भी अगले साल होने वाले चुनाव से पहले, तो ऐसे में सियासी मायने तो लगेंगे। हालांकि अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि उनके बयानों का राजनीतिक मतलब नहीं निकालना चाहिए। मैंने मुलाकात करने गए थे इसलिए मुलाकात हुई। मैंने पहले अपॉइंटमेंट मांगे थे,
और अपॉइंटमेंट के मुताबिक मैं मुलाकात की है। और मुलाकात करने की वजह ये है कि हमारे बंगाल के प्रवासी मजदूरों सारे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और हिंदुस्तान की बहुत सारे सूबे हैं जहां उन लोगों पे काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, अमानविक तरीके से उनसे बर्ताव किया जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि आपको चिट्ठी मेरा आप तो दे ही रहे हैं, मैं इसके ऊपर विचार करेंगे। ये नहीं होना चाहिए, मैं देख रहा हूँ। कोई सियासी मैंने कुछ दिन पहले हुआ था, मैं दिल्ली आ गए इत्तेफाक से, बस मौका भी मिल गया मुलाकात करने की। बस मुलाकात करते ही मैं सारे मुद्दे उठा दी, यही तो मेरा काम होता है। मैं दिल्ली आए, हमारा CWC की मीटिंग थी, इसलिए मैं दिल्ली आई। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के पास मौजूद कब्रिस्तान की जांच शुरू हो चुकी है। राजस्व विभाग की टीम कब्रिस्तान में मौजूद जो फिलहाल पैमाइश में जुटी है, इस बात का शक जताया जा रहा है कि कब्रिस्तान की आड़ में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। ऐसे में कब्रिस्तान की नाप ली जा रही है और अगर आरोप सही पाए जाएंगे तो कब्रिस्तान के उस हिस्से पर बुलडोजर एक्शन भी लिया जाएगा। संभल में राजस्व विभाग की पैमाइश वाली कार्रवाई के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। वहीं काम में किसी तरह की बाधा ना पड़े, इसके लिए ड्रोन से संवेदनशील इलाकों में निगरानी भी रखी जा रही है। दरअसल 8 बीघा जमीन पर जामा मस्जिद के पास यह कब्रिस्तान बना हुआ है और इसकी जांच के लिए राजस्व विभाग की टीम के साथ भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। कब्रिस्तान की पैमाइश शुरू हो चुकी है। इस पैमाइश के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा ना हो, इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन से भी चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है ताकि अगर छतों से किसी तरह की कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की जाती है, उपद्रव करने की कोशिश की जाती है, तो उपद्रवियों पर पहले ही निगाह रखी जा सके। जामा मस्जिद के पास नवंबर 2024 में जबरदस्त हिंसा हुई थी और उसके बाद से ही लगातार कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है। कब्रिस्तान की 8 बीघा जमीन की पैमाइश की जा रही है। कब्रिस्तान के हिस्से पर अवैध कब्जे का आरोप है। माना यह जा रहा है कि 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, जिस पर मकान और दुकान बनाई गई है, लिहाजा पैमाइश की जा रही है। शाही जामा मस्जिद के नजदीक का यह मामला है। पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। भारी तादाद में यहां जवान तैनात किए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से भी इलाके की सख्त निगरानी रखी जा रही है। नवंबर 2024 में हुई हिंसा के बाद से ही इस इलाके में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई है, बिजली चोरी पर कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ अब कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश की जा रही है ताकि अगर अतिक्रमण किया गया है, कब्जा किया गया है, तो उसकी पहचान की जा सके। राजस्व विभाग की टीम लगातार इसमें लगी हुई है। तो जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की पैमाइश करते हुए राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी नजर आ रहे हैं। सरकारी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और उन्हें जो वहां जमीनी हालात हैं उनसे मैच किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि जो जमीन है कहीं उस पर अवैध अतिक्रमण हुआ तो नहीं है, और अगर अतिक्रमण हुआ है तो अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर एक्शन भी किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में नस्लीय घटना से इनकार किया। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो का बयान भी सामने आया। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में प्रियंक कानूनगो ने कहा कि एंजल की हत्या की निष्पक्ष जांच होगी और हमने डीएम और एसपी को नोटिस भेजा है। प्रियंक कानूनगो ने आगे कहा कि अराजक तत्व अफवाहों से लोगों को भड़काते हैं। ऐसी घटनाओं पर अफवाहों से बचना चाहिए। हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो उसे सार्वजनिक करेंगे। दरअसल एंजल चकमा की जो हत्या की गई थी, इस पूरे मामले को लेकर यह आरोप लगाया गया था कि पहले नस्लभेदी टिप्पणी की गई थी और उसके बाद जब विवाद हुआ तो उसकी जान ले ली गई। पीट करके इतना उसे घायल किया गया कि बाद में उसकी मौत हो गई। एंजल और उसके भाई माइकल के साथ मारपीट की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर के अब उत्तराखंड सरकार भी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। के लिए प्रियंक कानूनगो जी मौजूद हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य हैं। उनसे हम लोग बात कर लेते हैं। इस पूरे मामले में क्या कहेंगे? एक तरफ जो छात्र है उसको लेकर बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा था, बहुत आक्रोश हो रहा था, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन आई है वो कहीं ना कहीं अभी तक उसके विपरीत आई है। देखिए, इस तरह की घटनाओं में अराजक तत्वों को पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं अफवाहों से। हम सभी को मिलकर के इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना देना, ऐसी अफवाहों को फैलने से रोकना और लोगों में विश्वास और सुरक्षा का वातावरण बनाना,
ये हम सबकी साझी जिम्मेदारी होती है। इसलिए हमने इस मामले की जांच निष्पक्ष हो उस पर संज्ञान लिया है। डीएम और एसपी को नोटिस किया है। डीएम और एसपी को नोटिस करने के साथ साथ हमने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भी उत्तराखंड के नोटिस किया है कि देहरादून में जिस प्रकार एक त्रिपुरा के छात्र की हत्या हुई है उसकी एक फैक्चुअल रिपोर्ट हमको दें, किन परिस्थितियों में कैसे क्यों ये घटना हुई। साथ ही साथ हमने उनको ये निर्देशित भी किया है कि पूरे उत्तराखंड में पूर्वोत्तर के छात्रों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए टॉप प्रायोरिटी पे जो भी एहतियातन कदम उठाने हैं वो उठाएं और हमको 7 दिन में एक रिपोर्ट दें। रेशियल इसके पीछे कोई भी कारण फिलहाल नज़र नहीं आता है जितनी प्राइमरी रिपोर्ट अब तक दी गई है, तो उसके बावजूद अब इस तरह का जो विद्रोह है या कहें इस तरह का नैरेटिव क्यों नज़र आ रहा है? देखिए, अराजक तत्व लोगों को भड़काकर देश में अशांति पैदा करने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं। आयोग का काम ये होता है कि किसी भी पीड़ित के अधिकार सुरक्षित हों, ये सुनिश्चित किया जाना। इसलिए हमने तत्काल इसमें नोटिस किया है। मैं देश को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई इंश्योर करने का काम हम करेंगे। हमारे पास रिपोर्ट आने तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक बार हमारे पास रिपोर्ट आएगी हम उसको भी सार्वजनिक करेंगे और इस मामले में जो भी संबंधित पक्ष हैं सभी की बात को सुनकर आयोग फर्दर एक्शन लेगा। अब आपको उत्तराखंड पुलिस का बयान भी सुनवा देते हैं। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने इस हत्याकांड को नस्लीय घटना होने से इनकार किया है। देखिए, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है चूंकि ओपन है और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो अक्यूज से जो इंट्रोगेशन की गई थी और जो अन्य लोगों से जानकारी गई, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई थी कि इसमें कोई नस्ली टिप्पणी लेकर कोई ऐसी घटना हुई है। बट सडन मोमेंट पर जो वहां पर क्लैश हुआ और जो वार्ता हुई वहां पर जो इस तरह से जो कंफ्यूजन हुआ उसके कारण जो है ये घटना पूरी कारित हुई है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है। इसमें जो भी साक्ष्य जिसके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे या परिजन है या अन्य लोग हैं उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी भी आगे चल रही है। साथ ही साथ इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इससे नस्लीय टिप्पणी हो या कोई धर्म, जाति, लिंग या प्लेस ऑफ बर्थ या किसी के रेजिडेंस के आधार पर कोई भी अगर घटना ऐसी कारित करता है सभी की भर्त्सना भी की जा रही है और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की वारदातें ना हो। इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हो चाहे वो अन्य प्रांतों से हो, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को भी स्टार्ट किया गया है। तो आपने देहरादून के एसएसपी को सुना जो कि नस्लीय भेदभाव की बात को खारिज कर रहे हैं, लेकिन अब आप एंजल के भाई माइकल को सुनिए और समझिए कि उस दिन हुआ क्या क्या था। हम लोग को मेरे को थोड़ा कोप कर रहा था, ये जिनकी उनके मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था, तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके उधर पे। हम लोग अपना उस समय फोन में बात कर रहा था, मैं अपना बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। भिकियासैंण क्षेत्र में यात्रियों से भरी एक निजी बस गहरी खाई में गिर गई। इस भीषण दुर्घटना में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। अभी कई यात्री गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। दरअसल भिकियासैंण से रामनगर की ओर जा रही बस भिकियासैंण विनायक मार्ग पर अचानक बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि बस में करीब 17 से 18 यात्री सवार थे। बस के खाई में गिरते ही चीख पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीण तुरंत बचाव में जुटे। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया। मुख्यमंत्री सहित कई जनप्रतिनिधियों ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुंबई के कोस्टल रोड पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। तेज रफ्तार होने के कारण एक कार का ड्राइवर गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा और दूसरी कार में टक्कर मार दी। एक गाड़ी पलट भी गई। इस दुर्घटना में एक मर्सिडीज कार समेत 2 टैक्सियों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई लोग घायल भी हुए हैं। हादसे के बाद कुछ समय तक कोस्टल रोड पर यातायात प्रभावित रहा और वाहनों की आवाजाही रुक गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और तब गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो सकी। देखिए तेज रफ्तार कितनी घातक हो सकती है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं 3 गाड़ियां आपस में टकराई हैं और एक गाड़ी तो पूरी तरह से पलटी हुई नजर आ रही है।
हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। कोस्टल रोड पर यह भीषण हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दो गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर नजर आ रही हैं। खाली सड़क देख करके तेज रफ्तार में गाड़ी को दौड़ाना कितना घातक हो सकता है, तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है। एक दो तीसरी गाड़ी। नए साल पर सभी राज्यों की पुलिस की ओर से अलर्ट जारी किया जाता है, जिसमें लोगों के लिए पुलिस ने चेतावनी दी है और बताया है कि नए साल से पहले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, वरना उनका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। पुलिस ने लोगों को चेतावनी भी दी है कि फर्जी मैसेज से किसी का भी बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज लोगों पर भारी पड़ सकता है। न्यू ईयर का फायदा उठाने के लिए साइबर ठग एक्टिव हो चुके हैं। ये ठग मैसेज के साथ लिंक भी भेजते हैं और लिंक को क्लिक करने से मोबाइल हैक होने का खतरा होता है। लिंक की मदद से साइबर ठग आपके मोबाइल में ऐप या वायरस डाल सकते हैं, जिससे आपके बैंक अकाउंट की जानकारी, ओटीपी, फोटो, कॉन्टैक्ट और निजी जानकारी साइबर ठगों के हाथ लग सकती है। तो न्यू ईयर को लेकर एक्टिव हो चुके हैं साइबर ठग। ऐसे में अनजान नंबरों से आए हुए मैसेजेस को आप क्लिक ना करें। मैसेज के साथ लिंक भेजा जा रहा है और यह लिंक अगर ओपन किया तो आपका खाता खाली हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक आवाज पर कथित ड्रोन हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी चिंता जताई है। पुतिन के घर पर ड्रोन हमले पर पीएम मोदी ने चिंता जताई और कहा है कि कूटनीतिक प्रयास ही शांति का सबसे असरदार रास्ता है। सभी पक्षों से कूटनीतिक प्रयासों पर ध्यान बनाए रखने की अपील की गई है। शांति की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वाले कदमों से बचें, पीएम नरेंद्र मोदी ने ये दोनों पक्षों से अपील की है। एक और जहां रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार प्रयास हो रहे हैं, वहीं रूस की ओर से पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन पर तगड़ा हमला बोला गया है और एक ड्रोन अटैक जो यूक्रेन की ओर से किया गया है, उसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन के घर को टारगेट करने का दावा किया गया है। 2024 में अमेरिका में एक सर्वे हुआ था जिसमें 70% लोगों ने माना कि किसी न किसी रूप में वो एस्ट्रोलॉजी में यकीन रखते हैं। ब्रिटेन में भी ऐसे मानने वालों की संख्या 73% थी। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट बताती है कि 80% जेन सी और मिलेनियल्स, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एस्ट्रोलॉजी में भरोसा करते हैं। और ये आंकड़ा मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ क्योंकि भारत के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज्योतिष शास्त्र को अंधविश्वास कहते हैं और इस पर भरोसा करने वालों का मजाक उड़ाते हैं। खैर, आज की एपिसोड उन तमाम लोगों के लिए जो इस विद्या में विश्वास रखते हैं और इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूं उनको जिनका 2025 का लगभग सारा का सारा प्रेडिक्शन सही निकला। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आईपीएल कौन सी टीम जीतेगी, डॉक्टर वाई राखी हर कुछ पहले ही प्रेडिक्ट कर चुकी थी। स्कैरी इट इज, बट मुझे खुशी है इस बात की उन्होंने समय निकाला है और एक बार फिर हम डॉक्टर राखी के साथ आज बैठे हैं ये समझने के लिए कि 2026 कैसा होगा। तो डॉक्टर वाई राखी, आपका बहुत बहुत स्वागत फिर से मेरे पॉडकास्ट पर। और पहला सवाल आपसे यही होगा कि एक लाइन में अगर मैं कहूं कि 2025 कैसा था और 2026 कैसा होगा, अगर आप कंपैरेटिवली एक लाइन बोलना चाहते हैं या फिर 25 के लिए एक लाइन, 26 के लिए एक लाइन, डॉक्टर राखी शुरू करिए। सबसे पहले सभी देखने वालों को नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया मेघा जी, आप मेरी फेवरेट हैं। आपके साथ काम करना हमेशा मतलब एक ऑनर है, एक बहुत रिस्पेक्ट की बात है। थैंक यू सो मच दोबारा बुलाने के लिए। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन आपकी किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले, क्योंकि आपने कहा मैं बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताऊं, तो भाई अगर आपका हृदय छोटा है, आपको डर लगता है सच्चाई सुनने से, तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल भी ना देखें। भविष्य थोड़ा सा डरा हुआ होता है, शायद भगवान ने इसीलिए उसे छुपाया। अगर सच सुनने की हिम्मत है तभी करे कॉल। कमज़ोर दिल वालों के लिए ये है नो एंट्री जोन, तो प्लीज़ बिल्कुल मत देखिएगा और अपनी हिम्मत और ताकत बना के रखिएगा। सच थोड़ा सा कड़वा होता है। तो 2026 डरने वाला है? नहीं, बिल्कुल डरने वाला नहीं है। आपको एक लाइन में बताऊं 2025 कैसा था। 2025 के लिए मेरे पास सिर्फ एक शब्द है, एक लाइन नहीं, अंत। किसी भी चीज का अंत था वो। रिश्तों का अंत हुआ, रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, हमारी बैड हैबिट्स का अंत हुआ, लोगों ने अपने पुराने घर छोड़े, नए घरों में शिफ्ट हुए, लोगों का इंतजार खत्म हुआ अपना घर खरीदने का, और भारत ने भी पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला बिंदास होकर बहुत कुछ। क्या वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन आपने कहा 2026 को एक लाइन में बताइए, तो मैं एक शब्द में बताऊंगी, शुरुआत, यानी न्यू बिगनिंग। मेरी रुचि पॉलिटिक्स में थोड़ा ज्यादा है जी, तो मैं सवाल तो वैसे ही शुरू करूंगी आपके साथ। 2026
भारत के लिए कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। अगर 2026 को पूरा जोड़ा जाए मेघा जी, तो बनता है नंबर एक नंबर होता है सूर्य का, और सूर्य की तरह तो चमक ही रहा है भारत, और भारत में ही सूर्य सबसे पहले निकलता है। तो ये बहुत अच्छा वर्ष होगा नई स्किल्स सीखने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए, नई शुरुआत के लिए। अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो आगे बढ़िए और नए पार्टनर को ढूंढिए। अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल हो जाएंगे। लंबे समय से अगर आपके घर में किलकारियां नहीं गूंजी, आपका मन था कि आपके यहाँ संतान हो, तो वो हो जाएगी। तो डॉक्टर राखी थोड़ा स्पेसिफिक करते हैं आप जी। भारत की सियासत में क्या देखते हैं आप होता हुआ 2026 में? काफी उथल पुथल, क्योंकि जैसा कि आपको पता है 2026 में इलेक्शंस भी बहुत है जी जी। और आपको मालूम है कि इस वक्त जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है। हाँ। आपको ये भी पता है कि राजनेताओं को लेकर लोग राजनेता कुछ ऐसे हमारी सरकारें कानून बनाएंगी जैसे किसान आंदोलन जैसा विरोध, जैसे स्टूडेंट्स विरोध, आप लोगों को सड़कों पर उतरता दिखेंगे। कुछ नोटबंदी जैसा लोग लाइनों में लगेंगे। हमारे अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं, मैं चाइना कह लूँ, मैं नेपाल कह लूँ, मैं पाकिस्तान कह लूँ, मैं श्रीलंका कह लूं, जहां पर राजनीतिक उथल पुथल और उनसे हमारी युद्ध की स्थितियां फिर से बनेंगी। किनसे युद्ध की स्थितियां बनेंगी? पाकिस्तान से, चाइना से। हमारी युद्ध की स्थितियां बनेंगी 2026 में पाकिस्तान से वापस और चाइना से। जी। ये कब तक होता हुआ देख रही हैं आप? देखिए ऐसा है, जनवरी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। वैसे तो ये जनवरी 1 से ही हो, जब सूर्य का साल आ गया तो सूर्य उदय होता है, तो एकदम तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सूर्य उदय होते ही आपको गर्मी लगने लगती है। हाँ। आप चाहे सर, तो थोड़ा सा सूरज को टाइम लगता है ना। एक बात आप बिल्कुल नहीं भूल सकती कि भारत की मंगल की दशा शुरू हो चुकी है, और भारत की जब मंगल की दशा शुरू हुई है तो भारत पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और विश्व गुरु बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसका विरोध भी हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं वो बहुत करते हुए दिखाई देंगे, हमें रोकते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, सैनिक शक्ति में और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक शक्तियों में भारत बहुत बूम करता, बहुत आगे बढ़ता हुआ और बहुत विकास करता हुआ दिखाई देगा। लोग लोहा मानेंगे भारत का, लोग लोहा मानेंगे भारत का, लेकिन हमारे नेबरहुड, हमारे बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम होगी। जीत हमारी होगी। राखी जी, जीत जरूर हमारी हो, लेकिन आपको युद्ध की स्थिति बनती हुई दिख रही है या युद्ध होता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान के साथ? युद्ध होता हुआ दिख रहा है, बनती हुई नहीं दिख रही है, होता हुआ दिख रहा है। वो तो अभी पाकिस्तान से युद्ध होता हुआ दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल होगा, दिख नहीं रहा। पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा भारत का 2026 में जी। और ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा युद्ध हो, मतलब ऑपरेशन सिंदूर तो हम एक तरीके से सिर्फ एक रिएक्टिव एक्शन मान रहे थे, आप प्रॉपर युद्ध होता हुआ देख रही हैं? मैं प्रॉपर युद्ध होता हुआ देखती हूँ, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि बहुत बड़ी स्थितियों में नहीं होगा। जैसा अभी 2025 में छोटा सा हुआ और उसके बाद बातें संभल गई और चीजें बेहतर हो गई, वैसा ही होगा। लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, जैसा कि आपने देखा कि जिस तरह का पुलवामा में जो भी पाकिस्तान ने अटैक किया, ऐसा अटैक पाकिस्तान की तरफ से फिर होगा। आप कह रही हैं कि वापस बड़ा टेरर अटैक होगा भारत में? जी, ये भी होगा। वापस आते हैं भारत की राजनीति पर। भारत की सियासत के बारे में, भारत की सरकार के बारे में जब मैं आपसे पूछ रही थी और आपने एक लाइन बोला उस वक्त कि गठबंधन की सरकार है, याद रखिएगा, क्यों कह रही हैं आप ये बात? मैं इसलिए कह रही हूँ, जब भी सूर्य का साल होता है, सूर्य कौन होता है? सूर्य होते हैं हमारे पिता। हमारे पिता मतलब जो हमारे सबसे बड़े पद पर राजनीति के बैठा हुआ हो, हमारे घर में हमारे पिताजी, हमारे ऑफिस में हमारे बॉस। तो आप देखेंगे इस साल लोगों की बॉस के साथ झटपट बहुत रहेगी। आपको मैं बताऊं कि राजनीतिक जो गठबंधन हमारी सरकारों का इस वक्त आपस में है, वो मुझे टूटता हुआ 2025 से 26 के बीच में दिखाई देता है। 25 में तो हुआ नहीं, तो 26 में जरूर होगा। चाहे वो 2 दिन का हो, 4 दिन का हो, लड़ाइयां हो, स्थितियां संभल जाएंगी, पर कहीं ना कहीं गठबंधन में क्या कहना चाह रही हैं? देखिए राखी जी, चलिए आप ऐसे बात कर रही हैं तो मुझे तो आपसे बिल्कुल डिटेल में अब मैं पूछूंगी। आपने बात छेड़ी है, आप कह रही हैं कि हमारे यहाँ गठबंधन की, हमारी गठबंधन की सरकार है भारत में अभी, और 2 बड़े घटक दल जो हैं, एक नीतीश कुमार जी की पार्टी, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी, बाकी फिर छोटी छोटी पार्टियां हैं। आप क्या कह रही हैं राखी जी? आपको क्या उनमें दरार, उनमें झगड़ा, उनमें लड़ाई, किसी एक का पीछे हो जाना, किसी एक के हेल्थ इशू की वजह से उसको उसका पद छोड़ देना और सरकार का डगमगा जाना। आपको जो भी चीजें ज्यादा सुनाई देंगी ना राजनीति में इस बार मेघा जी, वो ज्यादा आपको नॉर्थ से नहीं, साउथ से सुनाई देंगी। साउथ से सुनाई देंगी? तो साउथ से तो टीडीपी है, साउथ से तो टीडीपी है सरकार में जी। तो आप क्या कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी निकल जाएगी सरकार से? चंद्रबाबू नायडू जी की हेल्थ भी अचानक खराब हो सकती है
उनकी सरकार में आपस में विरोधाभास हो सकता है, हाँ। उनका मूड बदल सकता है, वो एक कदम पीछे हो सकता है, ये सब कुछ जरूर होगा, लेकिन हाँ। मोदी जी ही पीएम रहेंगे। मेन बात आपकी वो है। मोदी जी पीएम के जैसा कंटिन्यू करेंगे। आप मोदी जी के आसपास सब कुछ ठीक देख रही हैं? मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि मोदी जी को परेशानियां आएंगी, सीट हिलेगी, लेकिन वो उसको वापस बैलेंस कर मोदी जी की सीट हिलेंगी पर वापस बैलेंस हो जाएगी। जी। और साउथ से अगर परेशानी आती हुई देख रही हैं तो यही घटक दल है साउथ से, जी। टीडीपी ही है। तो इशारा भी नहीं, आप तो सीधे सीधे कह रही हैं कि टीडीपी से परेशानी होने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं है। परेशानी तो नीतीश कुमार जी से भी हो सकती है, क्योंकि मुझे उनके हेल्थ इश्यूज अच्छे नहीं लग रहे। 5 साल का वो पूरा अपना कार्यकाल संभाल सकें वो भी नहीं दिख रहा। बिहार में भी हिंसा होती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में हिंसा होती हुई दिखाई दे रही है। और हिंसा मतलब कैसी हिंसा की बात करें हम? अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपसे कहा, जिस तरह की आपने देखा कि किसान सड़कों पर उतर गए, जिस तरह की आपने देखा कि कोई विरोध कर रहा है, कोई स्टूडेंट्स विरोध हो रहा है, या कोई सरकारी विरोध हो रहा है, क्योंकि सूर्य का मतलब सरकार से होता है, तो सरकार में उथल पुथल। सूर्य का मतलब सरकार से, तो सरकार में उथल पुथल मतलब नेताओं से भी होता है ना। सूर्य मतलब सरकार, सूर्य मतलब नेता, सूर्य मतलब पिता, सूर्य मतलब बॉस। सूर्य मतलब बॉस। नेताओं के लिए बताइए, भारत के नेताओं के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें कि ये साल कैसा होने वाला है, बड़े नेताओं के लिए जो बड़े पद पे बैठे हैं। बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, भारत के किसी बड़े नेता की वजह से, किसी नेता की वजह से पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन होगा। कोई भी हो सकता है वो, लेकिन अच्छा। भारत के किसी नेता की वजह से ही पूरे विश्व में हम थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस करेंगे। देखिए, स्पेसिफिक्स पूछूंगी तो फिर एक ही बात पूछने का बचेगा ना राखी जी, कि हमारे प्रधानमंत्री जी को नोबेल पीस प्राइज मिल रही है या नहीं? मिल सकती है, और वो मतलब वो उन्हें मिले, वो उस लायक भी हैं और मिलनी भी चाहिए। 2026 केवल आपका मेरा नहीं है। हाँ। ये ट्रम्प तक जाता है, ट्रम्प ये तक जाता है। पाकिस्तान तक जाता है। तो जरा ट्रम्प की बात कर लिया आपने, तो बता दीजिए क्या हो रहा है वहां पर, क्या होने वाला है वहां? देखिए, अभी ना ट्रम्प और बहुत ऐसे फैसले लेंगे जिससे आपको भी गुस्सा आएगा, जिससे अच्छा। मुझे भी गुस्सा आएगा। बहुत से लोगों को इस बार अमेरिका से वापस आना पड़ेगा। अच्छा। वीजा एक रीजन रहेगा, और ग्रीन कार्ड जिनके पास है वो वापस लेते हुए दिखाई देंगे। उनके खुद ही के लोग अमेरिका के उनका विरोध करते हुए आपको दिखाई देंगे। अच्छा। मैं आपको बता दूं, ट्रम्प की हेल्थ, वेल्थ और उनकी खुद की राजनीति, शेयर मार्केट, उनकी इकोनॉमिक्स, उनके वहां के डॉलर के लिए समय अच्छा नहीं है 2026। ट्रम्प की कुर्सी पर कोई खतरा देखती है? 100% खतरा है। और सबसे बड़ी बात, अगर कहाँ पर हम देखें भूकंप का आना, आतंकवादी हमलों का होना, ये अगर भी आप कह रही हैं। अमेरिका में ज्यादा होगा। मौसम के विवाद भी होंगे तो अमेरिका में ज्यादा होंगे। अच्छा। तो वहां पर आपको ये प्रॉब्लम्स दिखेंगी। मैं आपको बता दूं, इस बार ग्रहण भी बहुत हैं, और ग्रहण भारत में कम है, हाँ। और विदेशों में ज्यादा। तो जिस जगहों पर आप ग्रहण देखेंगी, हाँ। उन्हीं देशों में ये प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा दिखेंगी। नेचुरल डिजास्टर्स के लिए भी 100%, और वो भी भारत में तो होंगे ही, हाँ। लेकिन अमेरिका में भी होंगे। ठीक है, भारत पर आते हैं। भारत में किस तरीके की ये नेचुरल आपदा आप देख रहे हैं? अंतरिक्ष में आसमान से आते हुए बर्फ, पानी बहुत ज़्यादा होना, ओले पड़ना, गर्मी भयंकर होना, गर्मी से जुड़ी हुई स्किन की परेशानी होना, आंखों में ईचिंग होना, आंखों की बीमारी होना। वो हम कहते हैं ना, आई फ्लू हो गया, इनको आंखों की बीमारी हो गई, काले चश्मे लगा के बड़ी घूमते हैं। महामारी तो नहीं देख रही? देखिए, बड़ी महामारी तो नहीं देख रही, लेकिन हाँ। एक अच्छी चीज भी देख रही हूँ। क्या? सूर्य को आयुर्वेद से भी जोड़ा जाता है। तो कोई ऐसी बीमारी जैसे कैंसर हो गया, कोई ऐसी बीमारी जैसे एड्स हो गया, जिसकी हमें दवाई मिल जाए। आप कैंसर के बारे में क्या कह रही हैं? और मैं कैंसर के बारे में आपसे ये कह रही हूँ कि इस साल अगर कैंसर की बीमारी बढ़ती हुई दिखाई देगी, और ब्रेस्ट कैंसर औरतों को ज़्यादा होता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी की दवाई भी मिल सकती है, और पूरे विश्व में से अभी तक नहीं मिलेगी। 2026 से ही उसकी शुरुआत होगी कि अब हम कह सकें कि कैंसर से आप नहीं मरेंगे। चलिए, लेट अस टेक हार्ट की आप ये भी कह रही हैं, क्योंकि आप जितनी मैक्सिमम चीज़ें कह रही राखी जी, बड़ी अच्छा तो नहीं लग रहा है सुनकर। तो ये उथल पुथल का तो साल रहेगा राखी जी। पहले आपको ये बता देती हूँ, हवाओं में बात नहीं कर रही हूँ, इसका आधार ज्योतिष के माध्यम से सुनना जरूरी है। हाँ। मेघा जी, 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ। इस वक्त भारत की मंगल की दशा चल रही है, और इतिहास गवाही कोई पहली बार मंगल की दशा नहीं चल रही है। जब भारत की मंगल की दशा चली है, जो कि 2032 तक चलेगी, या तो आतंकवादी हमले हुए हैं, या भूकंप आया है, या युद्ध की स्थितियां हुई हैं, और पूरे विश्व के साथ हुई हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, दूसरा, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो हमारी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, और आप देख भी रहे हैं, लोगों के या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, या लोगों के तलाक बहुत हो रहे हैं, या लोगों का रिश्तों में से विश्वास उठ रहा है। अब आते हैं हम अपने हिंदी पंचांग पर। हाँ। तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि राजा जो है वो गुरु है,
ठीक है, और जो मंत्री है वो मंगल है। तो लोगों को लग रहा है अरे मंगल का अभी भी साया रहेगा क्या, लेकिन राजा जो कहेगा मंत्री को वो मानना पड़ेगा। लेकिन आप ये बात से भी नागवाह नहीं करेंगे कि मंत्री राजा को अक्सर सलाह देता है कि भाई नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति हैं तो इस बार आपको एस्ट्रोलॉजर्स के लिए साल अच्छा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी साधु संत समाज के लिए साल अच्छा नहीं है। अभी आपको मालूम है कि जनवरी से कुंभ भी शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर भी प्रयागराज में ऐसी आपको कोई जो धर्म से जुड़ी हुई इस प्रॉब्लम से आपने ये बात बताई थी पहले, आपने प्रयागराज के लिए कहा था जब हमारा महाकुंभ हुआ इस साल, तो आपने कहा वहां परेशानी होगी, जो कि हुआ। राखी जी अभी वापस कुंभ आ रहा है, महाकुंभ नहीं है लेकिन कुंभ है, वहां क्या होता हुआ देख रही हैं? वहां पे भी परेशानी, मैं आपको मेघा जी वही तो बता रही हूँ, उत्तराखंड देख लीजिए या आप वैष्णो देवी देख लीजिए, जो भी, या आप साउथ का तिरुपति बालाजी का मंदिर देख लीजिए। मैं क्लियरली आपको साउथ 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 बार बार बोल रही हूँ। क्या तिरुपति बालाजी के मंदिर से कोई खबर आना या भीड़ भगदड़ मच जाना या भीड़ में लोगों को तकलीफ होना। देखिए आपको मैं ये बता रही हूँ कि देव गुरु बृहस्पति राजा हैं, तो मंदिरों से खबरें आती रहेंगी, विश्व का देश का कहीं भी कोई मंदिर, अच्छी खबरें नहीं आएंगी, अच्छी खबरें नहीं आएंगी। आप लोग बहुत सारी चीजें देखती हैं, बहुत लोग की कुंडली आप लोग के पास रहती है, खतरा किन किन के ऊपर मंडरा रहा है? तो मैं बताऊं, अडवाणी जी के लिए समय अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है, ट्रम्प के लिए मुझे ये समय अच्छा नहीं दिख रहा है, और साउथ के बहुत से नेताओं के लिए मुझे समय अच्छा नहीं दिख रहा है, चंद्रबाबू जी के लिए मुझे समय अच्छा नहीं दिख रहा है, नीतीश कुमार जी की हेल्थ के लिए मुझे समय अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं अगर फिल्म इंडस्ट्री में बोलूँ तो जितेंद्र जी के लिए मुझे समय अच्छा नहीं दिख रहा है, और मैं आपको बता दूँ रजनीकांत जी के लिए भी हेल्थ वाइज ये समय अच्छा नहीं है। भगवान उनको खूब लंबी उम्र दे, मैं उनकी खुद बहुत बड़ी फैन हूँ। मूलांक के हिसाब से किसके लिए अच्छा है ये? मूलांक के हिसाब से 9 के 9 मूलांक के लिए अच्छा है। जैसे मैं बता दूं आपके लिए, मूलांक 1 वालों की अगर मैं बात करूं तो बल्ले बल्ले है भैया, उन्हीं का साल है ये। और उनका कॉन्फिडेंट, आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, बड़ा घर बड़ी गाड़ी लेंगे, सपने पूरे होंगे। और बाकी 2 से 9 मैं आपको 2 के बारे में बताती हूँ मेघा जी। 2 वाले थोड़े से इमोशनल होते हैं, चंद्रमा इनका कारक होता है, तो माँ की तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखें, आपके सारे सपने पूरे होंगे, बट आपको इमोशनल इस साल नहीं रहना, क्योंकि इस बार आपको ना एक्शन करना है। आपको ये नहीं सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, चल रहे हैं, नहीं, करो, जो होगा देखा जाएगा। नंबर 3 गुरुओं का है, तो गुरुओं के लिए थोड़ा पेट खराब होगा। नंबर 3 वालों का थोड़े से दुश्मन आपको तंग कर सकते हैं, और थोड़ा सा 3 नंबर वालों के लिए गुरु का साल है, तो थोड़े लांछन लग सकते हैं, घबराइए मत, चलते जाइए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नंबर 4 के लिए चेंज का साल है, तो भाई अगर पुराने घर में रह रहे हैं तो उसे रिकंस्ट्रक्शन करवाएंगे या घर बदलेंगे, दुकान बदलेंगे। और 4 वाले जो है ना, प्लानिंग बहुत अच्छी करेंगे, बट एक कदम आगे बढ़ने से डरेंगे। तो मैं कह रही हूँ बढ़िए कुछ नहीं होगा, गणेश जी की पूजा करिए। नंबर 5 के लिए घूमने का साल, घूमिए फिरिए, प्लानिंग करिए, बहुत अच्छे से नए दोस्त, नए लोग, नई मुलाकात होगी। नंबर 6 हुए लग्जरी, पैसा, दौलत, नए पार्टनर, नया लव, और हो सकता है कि आप एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में पड़ जाए, तो भैया थोड़ा उससे बचिए, वो मत करिएगा। नंबर 7 के लिए अध्यात्म का साल है, आपका मन करेगा ना कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग घूम कर आऊं। नंबर 7 वालों का दिल करेगा मैं एक मंदिर बनवाऊं, मैं एक गौशाला बनवाऊं, और आप उसमें ना कई हद तक सही भी रहेंगे। आप इस साल ज्योतिष जरूर पढ़ेंगे। आपके लिए इतना ही कहूंगी कि अपने माता पिता की सेवा करें। 7 के बाद 8 पर आते हैं। अगर आप 26 को जोड़ें तो क्या बनता है? 8 है ना। तो ये कायदे से देखा जाए तो संघर्ष भी है। और जो इस इन्फिनिटी के नंबर से निकल जाएगा तो 8 नंबर वालों को सब कुछ मिलेगा, बट बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे मालूम है आप मेहनत से डरते नहीं है। आखिरी नंबर 9 नंबर वालों ने बहुत कुछ झेला है 2025 में, क्योंकि नंबर बनता था 9। तो देखिए मैं आपको बताऊं, जो घर आपने लिया है, अगर थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे तो 20 साल का लोन इसी साल में आप उतार सकते हैं। वापस आते हैं सियासत पर, और मुझे अब ये बताइए कि कांग्रेस का नेतृत्व आप किसको करता देखते हैं इस बार? उभरती हुई बहन आगे आ रही है प्रियंका गांधी। ये सब ने पार्लियामेंट में पिछले 2-3 महीने में देख लिया है, पिछले 2 सेशंस में देख रहे हैं किस तरीके से कंपैरिजन हो रही है राहुल गांधी की प्रियंका गांधी से। 2026 में कुछ बदलता देख रही है नेतृत्व में वहां? मैं प्रियंका गांधी की खाली बात करूं, बताइए। वो धरती पर उतरे, लोगों से मिलें, बात करें, लाइव आए, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहें, तो उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। लेकिन उन दोनों की, यानी कि राहुल जी और प्रियंका जी की मदर की हेल्थ अच्छी नहीं है। नेता और सालेक पर इसमें कुछ बदलता देख रही है क्या कांग्रेस के नेतृत्व में? बहन आगे आते हुए देख रही है? मैं बिल्कुल बहन को आगे आते हुए देख रही हैं जी। अच्छा, को लगता है कि कमान भी इनके हाथ पे आएंगे, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए मंगल अभी अस्त है, शुक्र अभी अस्त है, और इस वजह से जो है शुक्र की बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ नहीं रहे, जो कि 4 फरवरी को उदय हो जाएगा। तो चीजें फिर आपको 4 फरवरी के बाद जबरदस्त चेंज राजनीति में आता हुआ दिखाई देखेगा। ठीक है, यूपी के बारे में पूछना चाहती हूँ, अखिलेश वर्सेस योगी में किसका भविष्य ज्यादा उज्जवल देख रही है 2026 में? देखिए योगी आदित्यनाथ जी जो ऑलवेज माय फेवरेट है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, उन्हीं का भविष्य ज्यादा उज्जवल देख रही हूँ। लेकिन
हाँ। मैं योगी जी के लिए ये भी कहूंगी कि इस बार यूपी के अंदर कुछ दंगे, कुछ परेशानियां रहेंगी और आने वाले 5 साल में योगी जी के लिए ताजमहल भी एक बहुत बड़ी परेशानी होने वाला है। ताजमहल जी, जैसे कैसे, मतलब कैसे? ताजमहल को लेके विवादों का होना, ताजमहल को लेके लड़ाई झगड़ों का होना, ताजमहल का सुर्खियों में आना, ताजमहल में दरारें पड़ना, ताजमहल को लेके कई तरह के नए कानूनों का बनना, ताजमहल को लेके बहुत सी चीजें अब आपको आगे दिखाई देंगी। प्लस अखिलेश जी की अगर बात की जाए तो ये आप मत कहिएगा कि बिल्कुल ही फ्यूचर डब्बा बंद और गोल है। नहीं, अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आगे उभरते हुए दिखाई देंगे और पहले से ग्राफ अच्छा होगा। ममता बनर्जी के लिए ये साल और ये चुनाव कैसा होगा? खेला होवे लेकिन खेला किसके फेवर में होगा? मुझे देखिए, जितना राजनीतिक मंगल की दशा से दिखाई देता है, पहले तो हिंसा बहुत होगी बंगाल में। अच्छा। आपको वहां पे राष्ट्रपति शासन भी लागू होता हुआ दिखाई दे सकता है इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन में जीतने के बाद भी लगता हुआ दिखाई दे सकता है कि अरे जीतने के बाद क्यों लगेगा, पर ऐसी स्थितियां बन जाएंगी कि लगेगा। इस बार बंगाल में मोदी जी जीतते हुए दिखाई देते हैं और ममता जी ऑन रिकॉर्ड है, वापस निकालूंगी मैं। हाँ जी बिल्कुल, आप मुझे के बाद वापस निकालूंगी और आप निकालिएगा नहीं, मुझे बुलाइएगा भी अगर मैं सही हूँ तो भी और गलत हूँ तो भी, जबकि मैं सही हूँ। हाँ। और ममता जी की हेल्थ इश्यूज भी मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अमित शाह जी के लिए कई सवाल लोग पूछते हैं, अमित शाह जी के लिए साल कैसा दिख रही है? अमित जी के लिए साल बहुत अच्छा है। नाम है अमित और मेष राशि, और जितनी भी 12 राशि हैं उनमें अमित मेष राशि का ही समय बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट मिले, जैसे अमिताभ बच्चन जी का भी तो नाम अमित है, फिर उनके लिए अच्छा क्यों नहीं है? अच्छा उनके लिए भी है, बट हेल्थ इश्यूज ना तो अमित शाह जी की अच्छी है ना ही अमिताभ बच्चन जी की अच्छी है। तो दोनों अपनी हेल्थ पर अगर काम करेंगे तो इनका ग्राफ बढ़ेगा, बहुत अच्छा होगा, और बड़े कड़े फैसले अमित शाह जी इस साल लेंगे। बहुत अच्छा। शेयर बाजार कैसा रहेगा राखी जी? बहुत अच्छा, अप एंड डाउन। सोना बहुत अच्छा, चांदी बहुत अच्छा। और आपको मैं बताऊं, शेयर मार्केट में क्योंकि सूर्य का साल है, हाँ। तो मेटल से जुड़ी हुई हर चीजों के दाम आप बढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको। रुपया की कुंडली को देखते हुए आप क्या कहेंगी? बहुत जोर से गिर रहा है। बहुत जोर से बढ़ेगा। अच्छा जी, आपको रुपया आगे चलकर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मतलब आप कह रही हैं स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा रुपया? 2026 से ही आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और जितना गिरा है उतनी स्पीड से आपको रुपया भागता हुआ दिखाई देगा। राखी जी, उस नोट पर आपको धन्यवाद करना चाहूंगी, लेकिन आप देखिए, मैंने अंत में आपसे पूछा कि अच्छा और बुरा ज्यादा क्या, आपने तुरंत पॉजिटिव बोला, लेकिन ये पूरी पॉडकास्ट अगर कोई सुनेगा तो उसे समझ आएगा कि दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ हेवी वन। नॉट दिस ईयर, 2025 से 2030 तक ही ऐसा है मैम। Thank you so much again. Thank you for your time. Thank you. बड़ी खबर आ रही है संभल से, जहां कब्रिस्तान की जमीन की राजस्व विभाग ने पैमाइश की है, और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर यह आ रही है कि संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर 22 अवैध कब्जे मिले हैं। कब्जा करने वालों को नोटिस भेजेगा संभल प्रशासन। कड़ी सुरक्षा के बीच कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश की गई है। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी सुरक्षा के इंतजाम थे, और इन सबके बीच कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश की गई है, और यह पाया गया है कि यहां पर 22 अवैध कब्जे हैं जिन्हें नोटिस भेजा जाएगा। उस जगह पे 100% कब्रिस्तान ही है, और कुल 22 जो मकानों को और दुकानों को चिन्हित किया गया है जिनके कब्जे पाए गए हैं। यहाँ बेसिकली नॉन जेडे लागू होता है, और नॉन जेडे में यहाँ 1939 का जो टेनेंसी एक्ट है, संयुक्त प्रांत काश्तकार अधिनियम, वो लागू होता है। तो ये कब्जा पाया गया है, और जिन 22 लोगों का कब्जा है उनको हम नोटिस भी भेजेंगे, और यदि उनके पास भी किसी भी प्रकार के दस्तावेज हैं वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसके बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।